कोरोना का पहला आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, दिस इज नॉट ओनली कंट्रोल, क्योर है ये उसका। तो हमने दवाई के अंदर तो ये हमने कहा ही नहीं कि ये हम कोरोना को जो है कंट्रोल करते हैं, क्योर करते हैं। कोरोना वायरस डिसीज 2019, इन शॉर्ट कोविड-19। अभी तक की जानकारी के हिसाब से ये दिसंबर 2019 में चाइना के वुहान शहर के एक वेट मार्केट से पूरी दुनिया में फैला। आंकड़ों के हिसाब से कोविड-19 1 करोड़ लोगों को संक्रमित कर चुका है और मौतों का आंकड़ा 5 लाख को पार हो चुका है। पूरी दुनिया के साइंटिस्ट इस बीमारी की वैक्सीन और दवाई बनाने की कश्मकश में लगे हुए हैं। लेकिन इसी दौरान 23 जून को पतंजलि नाम की कंपनी अपनी रिसर्च के आधार पर दावा करती है उसने कोविड-19 की दवा ढूंढ ली है, जिसका नाम उसने कोरोनिल रखा है। 23 जून को ये टॉपिक न्यूज रूम्स में भी काफी चला। बाबा रामदेव ने कई न्यूज चैनल्स पे इंटरव्यू भी दिया। उसमें से एक प्रश्न ये भी था, क्या ये कोरोना की दवाई है या इम्यूनिटी बूस्टर है? तो बाबा रामदेव ने एक्सप्लेन करते हुए बताया, सबसे पहले ये दवाई उन्होंने 280 लोगों पर ट्राई करी, वहां पर उन्हें अच्छे रिजल्ट्स मिले। उसके बाद सारी फॉर्मेलिटीज की और कंट्रोल ट्रायल किया, जिसमें उन्होंने पाया कोरोनिल से 7 दिन में 100% रिकवरी देखने को मिलती है। ये टॉपिक जोर शोर से सोशल मीडिया पर भी चला। 23 जून को ये ट्विटर पर ट्रेंडिंग पर था। लेकिन इसी दौरान इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और आयुष, जो कि अल्टरनेटिव मेडिसिन की गवर्नमेंट बॉडी है, उसने पतंजलि के क्लेम्स पर डाउट किया और प्रूफ भी मांगे। इसके बाद से सोशल मीडिया 2 हिस्सों में बंट गया। एक हिस्सा था जो कोरोनिल के साइड था और दूसरा हिस्सा कोरोनिल के खिलाफ। एक फेमस साइंटिस्ट कार्ल सेगन ने कहा था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम्स के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी एविडेंसेस भी देने पड़ते हैं। हम अगले कुछ मिनटों में पतंजलि ने जो एविडेंसेस दिए हैं उनको ध्यान से देखेंगे, लेकिन उन एविडेंसेस को समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि कोई भी दवाई आखिर वायरस को कैसे मारती है। प्रोटीन्स हमारी बॉडी के सबसे मेहनती मॉलिक्यूल्स। प्रोटीन्स ही हमारी बॉडी में ज्यादातर काम करते हैं। ये अलग अलग साइजेस और शेप्स में आते हैं। ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। किसी भी एंटिटी में हर काम एक पर्टिकुलर रास्ते से होता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझने का ट्राई करते हैं। एक वायरस है जिसको कुछ काम करवाना है। वो काम ये 3 प्रोटीन्स A, B, C से कराता है। पहले प्रोटीन A प्रोटीन B के पास जाएगा, A और B आपस में इंटरेक्ट करेंगे, फिर B C के पास जाएगा, वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे और ये काम पूरा हो जाएगा और फाइनली वायरस खुश हो जाएगा। इस काम को एक बार और रिपीट करते हैं, लेकिन कुछ चेंजेस के साथ। तो वायरस का काम आखिर क्यों नहीं हो पाया? इस बार प्रोटीन बी के हाथ ब्लॉक हो गए थे, जिसकी वजह से वो प्रोटीन ए के साथ सही तरीके से इंटरेक्ट ही नहीं कर पाया, जिसकी वजह से प्रोटीन ए नाराज भी हुआ था। प्रोटीन बी को डिस्टर्ब करने वाले ये रेड कवर सी दवाई या ड्रग मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। अगर ड्रग मॉलिक्यूल्स वायरस के किसी एक प्रोटीन को भी डिस्टर्ब कर दें तो वायरस की लाइफ साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से वायरस और आगे इन्फेक्ट नहीं कर पाता। लेकिन कौन सी दवाई काम करेगी? मॉडर्न रिसर्च में इसके कुछ स्टेप्स हैं। साइंटिस्ट जनरली ढेर सारे अलग अलग ड्रग्स यानी दवाई के मॉलिक्यूल्स लेते हैं और उन्हें वायरस के प्रोटीन से इंटरेक्ट करवा के देखते हैं, क्या ड्रग मॉलिक्यूल्स वायरस के प्रोटीन को डिस्टर्ब करने की कैपेसिटी रखते हैं। आजकल सबसे पहले इन्हें इन सिलिको स्टडी किया जाता है, मतलब कंप्यूटर में। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है स्पीड। इसमें कोई भी ड्रग या प्रोटीन बनाने की जरूरत ही नहीं होती, सारा का सारा काम कंप्यूटर पर ही हो जाता है। इसमें कई सारे ड्रग्स एक साथ टेस्ट किए जा सकते हैं। इसका दूसरा एडवांटेज होता है हाई कंट्रोल ऑन द वर्चुअल एक्सपेरिमेंट। आपको पता होता है ड्रग मॉलिक्यूल्स कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन ये रियलिटी से काफी दूर होता है, क्योंकि कंप्यूटर काफी सारी अप्रोक्सीमेशंस लेता है, जिसकी वजह से रिजल्ट्स या आंसर्स ज्यादा एक्यूरेट नहीं माने जाते हैं। इस टेस्ट में जो भी ड्रग्स पास होते हैं वो आगे जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है इन विट्रो टेस्टिंग। ये इन सिलिको जैसा ही होता है, बस इसमें वायरस का प्रोटीन और ड्रग मॉलिक्यूल्स कंप्यूटर की जगह लैब में टेस्ट किए जाते हैं और दोबारा से टेस्ट करते हैं क्या ड्रग मॉलिक्यूल्स वायरस के प्रोटीन को नुकसान पहुंचा पा रहे हैं। इसमें स्पीड पहले से कम होती है, क्योंकि अब ड्रग मॉलिक्यूल्स और प्रोटीन आपको लैब में बनाने पड़ेंगे। जरूरी नहीं है ड्रग मॉलिक्यूल्स बनाने ही पड़े, ड्रग्स काफी बार नेचर से भी एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। इसमें भी आपका पूरा कंट्रोल होता है कि टेस्ट ट्यूब में क्या डालना है, ड्रग किस प्रोटीन से इंटरेक्ट करेगा, एक्सेट्रा। और इसकी क्वालिटी इन सिलिको से बेटर होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी अप्रोक्सीमेशन नहीं है कंप्यूटर की तरह। इसमें से जो भी ड्रग पास होते हैं वो आगे इन विवो टेस्टिंग में जाते हैं।
इसमें लाइव सेल्स यानी जीवित कोशिकाओं को वायरस से इन्फेक्ट किया जाता है और फिर उस सेल में ड्रग डालकर देखते हैं क्या ड्रग मॉलिक्यूल सेल को बचा पाया और वायरस को मार पाया। लाइव सेल्स बनाना काफी सेंसिटिव काम होता है और ड्रग मॉलिक्यूल्स को अब एक सेल मेम्ब्रेन को भी क्रॉस करना होता है, जिससे ये स्टेप पिछले वाले स्टेप से और भी ज्यादा स्लो हो जाता है। इन एक्सपेरिमेंट्स में लाइव सेल्स के पास पहले से कई प्रोटीन्स होते हैं, जिसकी वजह से पहले के मुकाबले अब कई सारी चीजें आ गई हैं। इन कॉम्प्लेक्सिटीज की वजह से साइंटिस्ट्स का इन टेस्ट पर कंट्रोल थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन ये टेस्ट रियलिटी के एक कदम और पास होते हैं क्योंकि ड्रग मॉलिक्यूल्स अब एक लाइव सेल पर टेस्ट किए जा रहे हैं। यहाँ जो भी ड्रग्स पास होते हैं उन्हें आगे भेजा जाता है। आगे ये ड्रग्स स्मॉल एनिमल लाइक रैट्स, माइस और रैबिट्स पे टेस्ट किए जाते हैं। अब टेस्टिंग स्पीड और भी ज़्यादा स्लो हो जाती है क्योंकि दवाई को खून के जरिए काफ़ी लंबा सफ़र तय करके इन्फेक्टेड सेल तक पहुंचना पड़ता है। हो सकता है ड्रग मॉलिक्यूल्स इन्फेक्शन वाली जगह तक पहुंच ही ना पाएं, खास करके तब जब वो ड्रग मुंह से लिया जाता है। वो पहले पेट में जाता है जहां हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट होता है और अलग अलग एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं, जिससे काफी बार ड्रग मॉलिक्यूल्स को नुकसान पहुंचता है और वो चेंज हो जाते हैं, जिस पर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं होता। लेकिन ये टेस्ट रियलिटी के काफी करीब होते हैं क्योंकि ये ड्रग एक कॉम्प्लेक्स एनिमल पर टेस्ट किए जा रहे होते हैं। जो ड्रग्स ये सारे टेस्ट पास करते हैं उन्हें ह्यूमन ट्रायल्स या जिसको क्लिनिकल ट्रायल भी बोलते हैं उसके लिए भेजा जाता है, जहां पर दवाई पहले कम लोगों पर और फिर एक बड़ी पॉपुलेशन पे टेस्ट की जाती है। इंसानों को जानबूझकर इन्फेक्ट नहीं किया जा सकता और बहुत कम ही ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो नई और अनटेस्टेड दवा को लेना चाहते हैं, इसलिए इन टेस्ट में कई बार काफी वक्त लग जाता है। इंसानों पर छोटे जानवरों की तरह इन्वेजिव टेस्ट भी नहीं किए जा सकते, जिसकी वजह से इन टेस्ट में कंट्रोल सबसे कम रहता है। लेकिन ये दवाई का फाइनल टेस्ट होता है और रियलिटी के सबसे पास। कई दवाइयां इस फाइनल टेस्ट में फेल भी हो जाती हैं, तो दोबारा से साइंटिस्ट को स्टेप 1 पर लौटना पड़ता है। इस तरह से साइंटिस्ट जब कई हजारों मॉलिक्यूल्स को टेस्ट करते हैं तब जाके उन्हें कुछ दवाइयां मिलती हैं। सारे ड्रग्स इस लंबी और थका देने वाली स्क्रीनिंग प्रोसेस से होकर गुजरते हैं। तो अब क्या पतंजलि की दवाई कोरोनिल ने ये सारे टेस्ट पास किए हैं? इसके लिए मैं उनके ट्रायल की डिटेल्स पर गया, जो कि CTRI की वेबसाइट पर अवेलेबल है, जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि ये एक इंटरवेंशनल रैंडमाइज्ड पैरेलल ग्रुप प्लेसिबो कंट्रोल क्लिनिकल ट्रायल है। लेकिन क्लिनिकल ट्रायल से पहले कौन सी स्टडीज की हैं? प्री क्लिनिकल ट्रायल में उन्होंने 100 से भी ज्यादा अलग अलग प्लांट्स से 1000 फाइटोकेमिकल्स यानी ऐसे ड्रग मॉलिक्यूल्स जो प्लांट से आते हैं उनको स्टडी किया है। लेकिन कैसे स्टडी किया है? इन सिलिको यानी कंप्यूटर में। जिस दिन आयुष ने पतंजलि की स्टडी पर डाउट किया था, उसी दिन आचार्य बालकृष्ण ने आयुष को एक रिप्लाई देते हुए कुछ लेटर्स भेजे थे, जिनको उन्होंने फेसबुक पर भी पब्लिकली पोस्ट किया था। बाद में किसी कारण से ये लेटर्स हटा लिए गए थे, लेकिन लकीली मैंने ये डाउनलोड कर लिए थे। तो इनमें से एक लेटर में उन्होंने अपनी प्री क्लिनिकल स्टडीज और भी डिटेल में बताई है। उन्होंने इसमें 3 प्री क्लिनिकल स्टडीज के लिंक दिए हैं, लेकिन एक्चुअली में ये 2 ही हैं। पहला और तीसरा वाला सेम है। पहली स्टडी दिव्य स्वसरी रस यानी DSR के बारे में है। ये स्टडी एक माउस पर की है। अस्थमा जैसी बीमारी में हमारे इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव होने की वजह से हमारे ही खिलाफ हो जाता है और इम्यून सिस्टम बेवजह लंग्स में सूजन पैदा कर देता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। ऐसा ही कुछ कोविड-19 के केस में भी होता है। वायरस के हमले के बाद कुछ लोगों में उनका इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है और वायरस के साथ साथ खुद को भी मारने लगता है, जिसको साइटोकाइन स्टॉर्म भी बोलते हैं। तो उस सूजन को घटाने में ये मदद कर सकती है, जैसा कि उन्होंने चूहों की स्टडी में पाया। लेकिन क्या दिव्य स्वसरी रस कोरोना वायरस को मार सकता है? इसके ऊपर कोई भी प्री क्लिनिकल स्टडी नहीं की गई है। दूसरी लिंक कोरोनिल के बारे में है। ये वायरस के प्रोटीन को डिस्टर्ब करने के ऊपर है, लेकिन कंप्यूटर में। इसमें लगभग 1000 मॉलिक्यूल्स पर टेस्ट किए गए हैं और उनमें से एक फाइटोकेमिकल जो गिलोय से आता है उससे वायरस के एक प्रोटीन को डिस्टर्ब करने की बात की गई है। लेकिन इस स्टडी में कई अप्रोक्सीमेशंस ली गई हैं, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाना मुश्किल है। जब ये टेस्ट असलियत में लैब में किए जाएंगे तब क्या हमें सेम रिजल्ट्स मिलेंगे? उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा है द लिगैंड ACE2-RBD कॉम्प्लेक्स वॉज ऑब्टेन्ड आफ्टर दी फोकस्ड और टारगेटेड मॉलिक्यूलर डॉकिंग। आसान भाषा में जब प्रोटीन A और प्रोटीन B एक दूसरे से हाथों के द्वारा इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तब उन्होंने ये ड्रग जानबूझकर हाथों के बीच में डाला है, हाथों पर बायस डॉकिंग की है। रियलिटी में ड्रग को पता ही नहीं होता उसे कहाँ जाना है। जहाँ पर भी उसको अच्छा इंटरेक्शन दिखता है वो वहाँ चला जाता है। अगर उसको प्रोटीन के हाथ से ज्यादा पैर पसंद आए तो हो सकता है वो पैर पर चिपक जाए। ऐसे ही एक प्रोटीन में कई सारी पॉकेट्स होती हैं जहाँ पर ये ड्रग मॉलिक्यूल जाकर चिपक सकता है। और भी कई प्रॉब्लम्स है जिनको उन्होंने सही से एड्रेस नहीं किया है इस स्टडी में। एक और एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात की है।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अलावा भी प्रोटीन में वैन डर वाल्स फोर्सेस और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी होते हैं। क्या ये ड्रग मॉलिक्यूल उन फोर्सेस को भी कमजोर कर पाएगा? अभी दुनिया भर में कोविड-19 के लिए 283 ड्रग्स पर स्टडी चल रही है। ये सभी ड्रग्स इन इम्पोर्टेंट स्टेप से होकर गुजर रहे हैं। पतंजलि ने जल्दबाजी में अपने रिजल्ट्स रिलीज कर दिए। उनके ह्यूमन ट्रायल में जो 100 मरीज हैं वो सभी माइल्ड कंडीशन वाले हैं, जो कि बिना दवाई के भी रिकवर कर जाने थे। बेशक दवाई ने फास्ट रिकवरी में हेल्प करी है, लेकिन पतंजलि ने अभी तक एक भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं दिया है जिससे माना जा सके कि उनकी दवा कोरोना वायरस को मारने में सक्षम है। नेचर में अभी न जाने कितने ड्रग्स हैं जो खोजे जाने बाकी हैं और कई ड्रग्स पर नई तरीके से रिसर्च होनी बाकी है। पतंजलि ने इसमें एक नई पहल करी है जो कि तारीफ करने योग्य है, लेकिन पतंजलि को स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस देने होंगे इतने बड़े क्लेम को करने से पहले, ताकि उनकी स्टडी पर कोई सवाल न उठा सके।